Dear students, welcome back. Yes, back to back video on the Super Sunday. आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2024। मुझे लगता है शायद ये पेपर आज ही हुई है। मुझे ये पेपर भेजा है अमीर कुरे ने, जो वेस्ट बंगाल से हैं, और उन्होंने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया कि सर ये पेपर मैंने दिया है, इसको एनालाइज करें। थैंक यू अमीर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी बहुत क्यूट सा पेपर है, इसलिए भी मैं इतनी तेजी से बना पा रहा हूँ कुछ घंटों में ही। ये केवल 50 क्वेश्चन का है। मुझे जब भी 50 क्वेश्चन का पेपर मिलता है मुझे थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे थकान कम होती है और आप लोग को देखने में भी टाइम कम लगता होगा। 100 थका देता है। और दूसरा ये है कि ये सब क्वेश्चन जो है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब मुझे फील हो रहा है कि जो डिसेंट्रलाइज एग्जाम हैं, जैसे सीपेट है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जामिया ने बेटर थोड़ा क्वेश्चन पूछा, एएमयू ने क्वेश्चन अच्छा पूछा, और इवन सीपीजी के क्वेश्चन अच्छे थे। मतलब ये जो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ये अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्री एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कह लीजिए पीजी एंट्रेंस टेस्ट, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता के, द ग्रेट प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, PUMDET, पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स में एडमिशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो और ये क्या कैसे ऐसा होता है कि जब सेंट्रलाइज होती है वही एग्जाम, एनटीए लेती है सीयूईटी पीजी या यूजीसी नेट, तो वो क्वेश्चन बहुत अजीब से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इवन सीयूईटी नीट में प्रॉब्लम हुई, सीयूईटी यूजी में प्रॉब्लम, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या सेंट्रलाइजेशन एग्जामिनेशन का क्वालिटी को अफेक्ट करता है, इफिशिएंसी को अफेक्ट करता है? ये मेरे मन में अभी ख्याल आते हैं, इस पर डिबेट करने की जरूरत है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्री एंट्रेंस टेस्ट PUMDET 2024, जो अभी जस्ट एग्जाम हुए हैं, और पॉलिटिकल साइंस पेपर है। इसमें एनालाइज करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आई मस्ट से कि मैंने ऑलमोस्ट जितने इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हर ऑप्शन से इसमें देने की कोशिश की है। लेट अस बिगिन विथ दिस फैसिनेटिंग डिस्कशन। स्टार्ट। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, आपको जस्ट इन्फॉर्म करता हूं कि ये हैं किताबें जो आपको जरूर यूज करनी चाहिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 4 बुक का मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है, 3 यहाँ पे फोटो दिए हैं। ये सबसे नई किताब है, CUET PG पास्ट 5 ईयर। इस बुक के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, इन ये बुक जो है पहले एक दूसरे नेम से थी, प्रेप स्टार्ट गाइड, और कुछ लोगों ने, स्टूडेंट ने इसको पहले खरीदा था, लेकिन इसको मैंने पूरा चेंज किया है उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट को, लेकिन उसका लिंक सेम रहा है। तो कुछ लोगों को शिकायत ये थी कि मैंने यदि पहले बुक खरीद लिया है तो वो अपडेट नहीं होती है। तो उसको अमेजन ने मेरे रिक्वेस्ट पे ठीक किया है। आप मैनेज योर कंटेंट में जा करके अपडेट कर सकते हैं अपने किंडल लाइब्रेरी में इस बुक के मैन्यूस्क्रिप्ट को। जिन्होंने पुराना, जो पहले जिन्होंने खरीदा है, वो इसको अपडेट कर सकते हैं। जो नई खरीदेंगे उनको तो बिल्कुल नई वर्जन जो मिलेगी। ये बुक जो है एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस एंट्रेंस टेस्ट, इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट जो अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट गाइड है। ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस 1500 बुक्स का कलेक्शन है, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन हो सकते हैं 1500 MCQ पॉलिटिकल साइंस में फॉर एनी एग्जाम। और यूजीसी नेट गाइड भी यहाँ पे आपको PDF वर्जन में अभी भी मिलता है इंस्टामोजो पे। इसके लिंक जो है यहाँ तो आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं इन 50 क्वेश्चन की। जैसा मैंने कहा कि अधिकतर क्वेश्चन इसमें जो है इजी टू मीडियम है, अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे जाने चाहिए यूजी के स्टूडेंट को। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जस्ट फिल्टर करने के लिए अचानक से वेरी टफ क्वेश्चन टपक पड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 4-5। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप इट्स फिलोसफी? ऑफ कोर्स इट्स प्रियम्बल। प्रियम्बल ही तो सम अप करता है फिलोसफी को। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक दो जो इंफॉर्मेशन है कि प्रियम्बल का आइडिया हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जहां पे कि एक इंट्रोडक्शन या फिलॉसफी या समरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पहले बयान की जाती है अमेरिका से। इसके अलावा दूसरी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रियम्बल को पहले कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था, बेरुबारी केस जो 1960s में हुई थी, लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस और LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो थी, उसमें भी, दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन जस्टिसेबल नहीं है। मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो ये कहते हुए कि प्रियम्बल में ये बातें लिखी गई है, जैसे आप कोर्ट में फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट जा सकते हो। सो इट इज मोर लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अगेंस्ट, जिसके नहीं फुलफिल होने पे आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन cannot be initiated by राज्य सभा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तीन चीजें में, तीन रिजोल्यूशन में राज्यसभा को स्पेशल एक तरह का पावर है। एक है कि यदि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो रिजोल्यूशन
पहले जो है लोक राज्यसभा से पास होती, फिर लोकसभा मान ले तो वाइस प्रेसिडेंट हट जाते हैं। दूसरा है यदि स्टेट लिस्ट जो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है उसके किसी सब्जेक्ट पे यदि पार्लियामेंट को कानून बनानी है तो राज्यसभा से पहले 2/3 रिजोल्यूशन से पास कराना होगा। और थर्ड है कि यदि कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी हो तो आर्टिकल 312 के अनुसार तो राज्यसभा से एक रिजोल्यूशन पास करानी पड़ेगी। और ये जो सेकंड जो ऑप्शन है स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट पे लॉ, ये आर्टिकल 249 के अनुसार है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देख लीजिए कौन से आर्टिकल है ये। सो इसका सही आंसर यह है इंट्रोडक्शन ऑफ ए मनी बिल, जहां पे कि बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है, 14 दिन तक ये केवल रख सकता है। अमेंडमेंट जो है ये कह तो सकता है कि इसमें अमेंड करो ये सब, लेकिन उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर जो कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके मेंबर जो है कैसे इलेक्ट होते हैं, वो उसी हाउस के मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। जनरली सभी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV से चुने जाते हैं। तो इसका आंसर तो चलिए यहाँ निकल गया, लेकिन इसके बारे में 3-4 चीजें जान लीजिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, वो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को स्क्रूटनी करती है। इसके अलावा ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो आज़ादी के पहले से चली आ रही है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, जनरली परंपरा के अनुसार, जो कि अब तो बहुत टूटती जा रही है। अपोजिशन पार्टी के मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है एज ए चेयरपर्सन ऑफ PAC। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब जहां के 2 हाउस हो। इंडिया में केवल 6 स्टेट हैं जहां पे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश, उसी का टूट के तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ केवल बिहार आता है। तो इस दूसरे हाउस को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और उसके मेंबर को MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बात याद रखिएगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बहुत कम पावर है, ये राज्यसभा ऐसा नहीं है। इवन ऑर्डिनरी बिल में भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के तुलना में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत हल्के पावर है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल मेंशंस द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब बहुत ही लड्डू टाइप के क्वेश्चन है। आर्टिकल 368, लेकिन 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं कि अमेंडमेंट 3 तरीके से की जाती है आजकल एज पर आर्टिकल 368। बाय वे ऑफ अल्टरेशन, चेंज कर दें, एडिशन, जोड़ दें, या डिलीशन, हटा दें। पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट इज लिमिटेड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से लिमिटेड है, जो कि केशवानंदा भारती केस में पहली बार दिया गया था। 14 नंबर, अब सोचेंगे 5 बार 14 की वजह से अकोमोडेट करने के लिए स्लाइड में, द डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं कि हर्बर्ट साइमन जो है सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी के, जो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल साइड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मानते हैं। और कोई भी जो एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है वो डिसीजन का एक तरह का फॉलोअप उनके लिए है। यहाँ हेनरी फायोल दिखते हैं जो अपने यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल और गैंग प्लान के लिए जाने जाते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लुथार गुलिक यहाँ दिखते हैं जो पोस्ट कॉर्प देते हैं, और मैरी पार्कर फॉलेट दिखती हैं जिन्होंने कि सर्कुलर रिस्पॉन्स और मेनी अदर कॉन्सेप्ट दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन, हु ऑथर्ड फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी जो है जियाउद्दीन बरनी, जो कि किस थिंकर के साथ में थे, मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में उन्होंने एक बुक और लिखी थी, तारीख ए फिरोज शाही। तो ये दोनों बुक जो है जियाउद्दीन बरनी के बारे में आप जानना चाहिए आपको। बरनी एक बहुत ही विलक्षण काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने कि 24 जो है एडवाइस दिए थे, हिदायत दिए थे मुस्लिम किंग को जो ऐसे लैंड में राज करते हैं जैसे इंडिया, जहाँ पे कि वो मुस्लिम जो रूरल कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में। इन्होंने जवाबिट जो कि सेकुलर लॉ था वो भी अपनाने की सलाह दी थी मुस्लिम किंग को। What was the objective of सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो है, जिसके जस्टिस सरकारिया उसके चेयरपर्सन थे, ये इंटर स्टेट रिलेशन की कमीशन थी। 1983 में इंदिरा गांधी के टाइम में बनी थी, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड सजेस्ट चेंजेस। उसके बाद
2007 में M पुंछी कमीशन जो है वो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बनती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ केस कैन बी ट्राइड बाय न्याय पंचायत। पहले समझिए न्याय पंचायत होता क्या है। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, छोटे मोटे दीवानी के जो मामले होते हैं, जमीन वमीन के छोटे मोटे, उनको निपटाने के लिए न्याय पंचायत बनाई जाती है। और न्याय पंचायत जो है वो मिलजुल के बातचीत से पंचायत के मामले से, जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल है, उससे झगड़े को निपटाती है। यहाँ ये भी जानना चाहिए कि अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत सिविल क्रिमिनल केस दोनों ही, लेकिन बहुत माइनर, आप इसमें जोड़ सकते हैं, वेरी माइनर्स, छोटे छोटे जो हैं वो निपटाती है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कहना मतलब जो रीजनल लैंग्वेज कह लीजिए, जितने भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, तो 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। और कब कब इसमें लैंग्वेज बढ़ाते चले गए हैं, किस अमेंडमेंट से, ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा नेट पे रिसर्च करके देखिए, मेरे भी कई वीडियो मैंने बताया हुआ है। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3E रेफर्स टू। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। अभी आपने असम में देखा, पूछा गया, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा गया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो 3E जो है वो इट डिनोट्स इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इस पर तो मैंने एक पूरा लेक्चर ले लिया था अभी डिब्रूगढ़ का, जब मैं एनालाइज करता, इसलिए मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन ये 3 को याद कर लीजिए, 3E, इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इन तीनों के मायने बहुत अलग अलग होते हैं। वेयर विल यू फाइंड ए साला मॉडल। साला मॉडल जो है ये फ्रेडरिक्स ने, जब प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो ट्रांजिशन में सोसाइटी होती है डेवलपिंग कंट्री, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, इसको इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, साला मॉडल एक तरह से उन्होंने क्वाइन किया। उन्होंने काफी नए नए इसमें वर्ड क्वाइन किए थे, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड, साला, बाजार कैंटीन, सिलेक्ट एंड ऑल, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग एंड हेट्रोजेनिटी। ये इस तरह की कई वर्ड इसमें उन्होंने क्वाइन किए थे, उसमें से साला मॉडल। साला मॉडल बेसिकली एक उस टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दर्शाता है जो डेवलपिंग कंट्री में देखे जाते हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्री के फॉर्मल लीगल या रैशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग होते हैं। सो प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जिसमें कि फॉर्मलिज्म पाई जाती है, ओवरलैपिंग पाई जाती है और हेट्रोजेनिटी पाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये पूछ रहे हैं। 1988 में, जिससे निकल के आता है NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। फर्स्ट होती है 1968 में, जिससे निकल के आता है NPA। और थर्ड होती है 2008 में, हर 20-20 साल पे होती है, जिससे निकल के आता है गुड गवर्नेंस। 30 नंबर, एन इसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के अनुसार किसी देश की सत्ता चलनी या व्यवस्था चलनी या समाज चलना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटेन हो चाहे ओरल हो। आपको पता है ब्रिटेन में, यूके में ओरल है, इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मैंडेटरी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका में नहीं है तो फिर भी है, कई जगह सेमी प्रेसिडेंशियल है। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकती है, रूल ऑफ लॉ हो सकता है, यस, लेकिन फंडामेंटल राइट गारंटीड जरूर होनी चाहिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मानी जाएगी। जहां की सरकार, गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेड गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्री रिक्विजिट है। मुझे लगता है कि ज़्यादा जो अच्छा आंसर है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट। इनफैक्ट लिमिटेड गवर्नमेंट होने पे फंडामेंटल राइट अपने आप गारंटीड हो जाती है। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट खुद जो है रूल ऑफ लॉ से बंधी हुई है, या कॉन्स्टिट्यूशन के खूंटे, इस गवर्नमेंट एक गाय के जैसा है जो इस परिधि में ही घूम सकती है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। गवर्नमेंट आर्बिट्ररी एक्ट नहीं कर सकती, लिमिटेड गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। कम्युनिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस आपको बताया, माइकल सैंडल हैं, चार्ल्स टेलर हैं, मैकलिन स्टेडर हैं, ये सब जो थिंकर हैं, माइकल वॉल्जर हैं, ये सब कम्युनिटेरियन थिंकर कहलाते हैं। लिबरल कम्युनिटेरियन, जो कि कम्युनिटी को बहुत वैल्यू देते हैं, एक इंडिविजुअल को मानते हैं कि वो अपने कम्युनिटी में इम्बेडेड, धंसा हुआ होता है, सोशली सिचुएटेड मैन होता है। ऐसे वैक्यूम में इंडिविजुअल अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं देख सकता है। तो उस तरह के जो थिंकर होंगे वो जस्टिस को कहेंगे कि डिफरेंट जो कम्युनिटी होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही जस्टिस डिफाइन हो सकती है। जस्टिस के मायने हर कम्युनिटी अपने अपने तरीके से समझता है और अपने तरीके से रियलाइज करता है। ये अंग्रेजी में जो सेंटेंस है,
ये उसको बताता है जस्टिस शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज इन डिफरेंट सोसाइटी। सबसे बड़ा लगभग सेंटेंस, सबसे सही। हु सेड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन। जो अधिकार स्टेट देता है अपने सिटीजन को, उसी से उसके चरित्र का पता लगता है। हैरोल्ड लास्की। यहाँ पे टीएच ग्रीन देखते हैं जो मोरल आइडियलिस्ट थिंकर रहे हैं, जिन्होंने वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की, जिन्होंने राइट्स को जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से जोड़ा है। जेएस मिल दिखते हैं हार्म प्रिंसिपल वाले, ऑन लिबर्टी के या लिबर्टी के चैंपियन कह लीजिए। और जेरेमी बेंथम दिखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के पिता, फादर। 17 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द एक्सपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी पहले समझिए होता क्या है। क्रिटिकल मतलब आप समझ सकते हैं जो सभी चीजों को शक के नजर से देखते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, वो क्रिटिकल थिंकर होते हैं। क्रिटिकल थ्योरी बहुत ज्यादा प्रभावित है नियो मार्क्सिज्म से और पोस्ट मॉडर्निज्म से, जो कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी हैं, जितने भी आप कह लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो चाहे लिबरलिज्म हो, इन सब को जो है एक तरह से क्वेश्चन करते हैं, रेज करते हैं। नियो मार्क्सिज्म या पोस्ट मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, सबअल्टर्निज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, ये सब जो है क्रिटिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। सबसे जो फेमस इसमें जो एक संस्था है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, जो फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में जो थिंकर्स विचार विमर्श करते हैं, उनका ग्रुप है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्रिटिकल थ्योरी के फील्ड में। इसके जो कुछ थिंकर हैं, ह्यूर्गन हैबरमास, मार्क हॉकहैमर, थियोडोरो ऑडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज, वाल्टर बेंजामिन, इन सब के बुक भी आपको पता होने चाहिए, इनकी थोड़ी बहुत थॉट भी। जैसे हर्बर्ट मार्क्यूज अपने वन डायमेंशनल मैन बुक और कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। ह्यूर्गन हैबरमास जो है वो कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। थियोडोर ऑडोर्नो जो है डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब हमें जानना चाहिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और इनसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल थ्योरी के कौन थिंकर हैं, तो हर्बर्ट मार्क्यूज एक आपको दिखते हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो है फेमस लिबर्टेरियन थिंकर हैं, जिन्होंने बुक लिखा था स्टेट एनार्की यूटोपिया, या जिस क्रम में हो। एंटोनियो ग्रामस्ची दिखते हैं जो मार्क्सिस्ट या नियो मार्क्सिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हेजोमनी का। और डेविड हेल्ड दिखते हैं जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देते हैं। हु कंडक्ट्स सोशल ऑडिट इन पंचायती राज सिस्टम। ये बेसिकली मनरेगा जब आई थी, नरेगा मनरेगा, तो उसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान था कि मनरेगा में कितना खर्च हुआ है इसका जनता खुद हिसाब किताब लेगी अधिकारियों से। और वो कौन लेगा, तो ग्राम सभा लेगी। ग्राम सभा होता कौन है, सभी जो वोटर होते हैं एक पंचायत में, जितने एलिजिबल वोटर हैं उनका समूह को ग्राम सभा कहते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। Who is the author of the book The Open Society and Its Enemies? Of course इसको लिखा है कार्ल पॉपर ने, जो एक कंजर्वेटिव थिंकर माने जाते हैं, बहुत ही फेमस। उन्होंने जो है 3 थिंकर को चिन्हित किया कि वो ओपन सोसाइटी के एनिमी हैं, प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल। यहाँ स्पेलिंग गलत है, हेगल। एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। क्यों ओपन सोसाइटी? वो उसको कहते हैं जिसमें कि डेलिब्रेशन, विचार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिविल लिबर्टीज, बोलने की आज़ादी और लोगों की बात को सुने जाने वाला समाज हो। ऐसा समाज नहीं जो ऊपर से निर्धारित करे कि तुम्हें कैसे जीना है, कैसे इंटरटेन होना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे किस विचार किस वैल्यू को अपनाना है। ऐसे सोसाइटी को वो क्लोज सोसाइटी कहते हैं, टोटलिटेरियनिज्म। और उनका कहना है प्लेटो का आइडियल जो सोसाइटी आइडियल स्टेट है, या हेगल का जो स्टेट है, या मार्क्स का जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, सभी जो टोटलिटेरियन है, क्लोज सोसाइटी है, नॉट ओपन। बुराई करते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ऑल्सो नोन फॉर हिज फॉल्सिफिकेशन थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी थ्योरी साइंटिफिक केवल तभी है जब वो फॉल्सिफाई किया जा सके एक्सपेरिमेंटल मेथड से। आप इसके बारे में सोचिएगा सर, वो क्यों कहते हैं, ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगता होगा। एलेक्स de टॉकवेली दिखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुक लिखा था द डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें इन्होंने मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी को टिरेनी ऑफ मेजोरिटी कहा था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। जेएस मिल को डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। एडम स्मिथ अपने वेल्थ ऑफ नेशन के लिए जाने जाते हैं। इंडिविजुअलिस्ट कैपिटलिस्ट थ्योरी के लिए जानते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं आप इनको। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच वन इज बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो एरिस्टोटल के लिए जो है डेमोक्रेसी वॉज परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी जो है वो कई लोगों का शासन कई लोगों के इंटरेस्ट में होता है। जब ये परवर्ट होकर के डेमोक्रेसी हो जाती है,
नीचे पतन हो जाता है, तो डेमोक्रेसी कई लोगों का शासन कुछ लोगों के इंटरेस्ट में हो जाता है। एरिस्टोटल। 20 number question, which one of the following is the mind of the god according to Thomas Aquina? अचानक से एक बड़ा टफ सा क्वेश्चन आपके माथे पे गिर पड़ता है। थॉमस एक्विना जो है 13th सेंचुरी के मेडिवल टाइम के एक थियोलॉजिकल थिंकर थे, जिन्होंने कि 5 प्रूफ ऑफ गॉड दिया था। उन्होंने 4 टाइप के कानून बताए थे, इटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन लॉ कह लीजिए। और उन्होंने ये कहा था कि जो इटर्नल लॉ है, इटर्नल लॉ, शाश्वत कानून, वो दिमाग है, गॉड का दिमाग है। गॉड के दिमाग में जो कानून की व्यवस्था की, उसका यूनिवर्स कैसे चलना चाहिए, वही इटर्नल लॉ है। इसके बारे में थोड़ा सा यहां पढ़ लीजिए। Who appoints the लोकपाल in India? Of course, प्रेसिडेंट। सभी बड़े ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर से लेके, गवर्नर से लेके, चीफ जस्टिस से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो लोकपाल को कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि फर्स्ट लोकपाल 2019 में आते हैं पिनाकी चंद्र घोष, इतने हाई होपाला के बाद। लेकिन उसके बाद आपने कुछ सुना नहीं, क्योंकि इस तरह से उसको कंस्टिट्यूट किया गया कि कोई खास कुछ, मुझे लगता नहीं कि उनके हाथ में कुछ खास पावर है। जो एक उत्साह 2011 अन्ना हजारे मूवमेंट में नेशन में थी कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, देखिए कि कैसे एक विचार आता है और वो कैसे कपूर की तरह जो है इवेपोरेट कर जाता है समाज में, वो फिर उसका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं रहता है। द चिपको मूवमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद, चिपको मूवमेंट क्या होता था? औरतें खास करके पेड़ से चिपक जाती थी कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए पहाड़ों पे पेड़ नहीं काटने देंगे। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट एंड मेनी अदर इससे जुड़े हुए रहे हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हु कॉइन्ड द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। इसको क्वाइन करने वाले थे क्रिस्टोफर हुड, जिन्होंने एक बुक लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था बेसिकली दिस। उस आर्टिकल में उसने क्वाइन किया था ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। इसको भी रट लीजिए क्योंकि ये कई जगह पूछा जाता है, जो 1991 में पब्लिश हुई थी। क्रिस्टोफर हुड। यहाँ ड्वाइट वॉल्डो दिखते हैं, जो फर्स्ट म्यूनोबर्ग कॉन्फ्रेंस के आर्किटेक्ट थे और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट लेकर के आते हैं। फ्रेडरिक्स दिखते हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी, वही साला मॉडल अभी आपने देखा। यहाँ विंसेंट ऑनस्ट्रॉम दिखते हैं, जो कि पब्लिक चॉइस थ्योरी, जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में है, जो पब्लिक पॉलिसी की भी एक अप्रोच है पब्लिक चॉइस थ्योरी, उसके बहुत बड़े प्रोपाउंडर हैं या फादर हैं। Who authored the book The Human Condition? ये 1958 में ये बुक लिखी जाती है और वेरी फेमस बुक ऑफ हाना आरेंट। इससे फेमस बुक इनकी कोई भी नहीं है, जिसमें कि ये ह्यूमन का जो क्या कंडीशन है, उसकी कैसे वो लेबर करता है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो पब्लिक स्पेस में अपनी जो है वजूद को क्रिएट करता है, ये सारी बातें उन्होंने इसमें कही है। पावर क्या होती है, ऑथोरिटी क्या होती है, और हाना आरेंट। यहाँ इमानुअल कांत दिखते हैं, जो अपने परपेचुअल पीस थेसिस के लिए जाने जाते हैं, रिपब्लिकनिज्म के लिए जाने जाते हैं। थियोडोर अडोर्नो और जुर्गन हाबरमास को तभी हम लोग देखा क्रिटिकल थिंकर। Who first popularized the term illiberal democracy? अगेन ये टफ क्वेश्चन टपक पड़ता है, ये सब केवल आपको फिल्टर करने के लिए भाई। 50 क्वेश्चन में यदि सभी क्वेश्चन आसान देंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो बहुत अच्छा करते हैं। इलिबरल डेमोक्रेसी कहने वाले जो हैं वो नियो क्लासिकल रियलिज्म के प्रोपोनेंट फरीद जकारिया हैं, जिनको आप यूट्यूब पे अभी भी सुन सकते हैं, कई इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल कौन सी? फरीद जकरिया का द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम इलिबरल डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रॉड 2003 में, जिसमें उन्होंने इलिबरल डेमोक्रेसी क्या है, कहने को तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस, बोलने की आज़ादी, ये सब बहुत कर्टेल करके रखा जाता है, नाम मात्र का डेमोक्रेसी। इलिबरल डेमोक्रेसी, फरीद जकारिया। यहाँ लूसियन पाई दिखते हैं, जिन्होंने की पॉलिटिकल डेवलपमेंट को 3 फीचर से दर्शाया था, इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफ्रेंसिएशन। एंड डेविड हॉलियर, चलिए इनको तो, सैमुअल हटिंगटन यहाँ दिखते हैं, जो कि अपने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, और इस बुक के लिए भी जाने जाते हैं, थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन, जो आगे क्वेश्चन पूछा भी गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMD? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान? पहली 5-year प्लान, प्लानिंग कमीशन बनती है 1950 में, तो 51 से 56 के बीच में पहला 5-year प्लान बनता है, जिसके आर्किटेक्ट होते हैं इकोनॉमिस्ट KN राज, और ये रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे फोकस होती है।
56 से लेके 61 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान बनता है, जिसके आर्किटेक्ट हमारे चीफ स्टैटिशियन उस समय के पीसी महालनोबिस होते हैं, जहां पे की फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, हैवी इंडस्ट्री पे होती है पब्लिक सेक्टर के थ्रू। हु फॉर्म द सत्य शोधक समाज, ये सब ऐसा क्वेश्चन है इसको ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन मैं कहता हूं, मतलब सेटर हर एग्जाम में इसको जरूर पूछते हैं। ये ज्योतिबा फूले जो बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के एक प्रणेता रहे हैं महाराष्ट्र में, वो थे। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका काउंटर पार्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था। ये ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम पेरियार कहते हैं, इन्होंने साउथ में शुरू किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स बिलोंग टू द डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट। डिपेंडेंसी जैसा भी आपको मैंने बताया, वन ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी आप कह सकते हैं, न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी भी से भी प्रभावित हैं। डिपेंडेंसी ये कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, वो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है, जो कोर या जो अमीर कंट्री हैं वर्ल्ड के, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, उस पर डिपेंडेंट है और उसके फायदे के लिए उन्मुख है, मतलब उसके फायदे के लिए यहाँ डेवलपमेंट होता है। यहाँ के डेवलपमेंट को आपको लगेगा कि गुड़गांव में डेवलपमेंट हो रहा है या साओ पाउलो ब्राजील में डेवलपमेंट हो रहा है, बट एक्चुअली वो डेवलपमेंट इसलिए यहाँ पे हो रहा है कि उससे ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट वो न्यूयॉर्क में हो और लंदन में हो और फ्रैंकफर्ट में हो। ये बात जो है डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। थ्रू देयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी, इस तरह की थ्योरी देने वाले जो है इमैनुअल वॉलस्टीन है, जो अपनी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में ये सारी बातें कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। Who coined the term information poverty? ये भी एक टफ क्वेश्चन, तीसरा टफ क्वेश्चन यहाँ टपक पड़ता है। इंफॉर्मेशन पोवर्टी कहने वाले जो हैं थिंकर हैं एल्फ्रेडा चैटमैन। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो। चैटमैन ने जो है ये बुक लिखा था, डिसेप्शन, रिस्क टेकिंग, सेक्रेसी एंड सिचुएशन रिलेवेंस। ये बुक नहीं थी उनकी। ये उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन पोवर्टी कब होती है। इंफॉर्मेशन पोवर्टी उन्होंने समाज में या किसी सोसाइटी में उस सिचुएशन को कहा था जहां के इंफॉर्मेशन लेने को भी बहुत लोग उत्सुक नहीं है और इंफॉर्मेशन मिलना भी डिफिकल्ट है, बहुत सेक्रेसी है, जहां पे कि झूठा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, कई बार सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और जहां पे इंफॉर्मेशन यदि आप सच्चा फैलाते हैं तो आपको डर है कि आपको जेल में भी डाला जा सकता है, और लोग इसके चलते जो है पूरा झूठ का बाजार है, इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मार्केट में सही इंफॉर्मेशन नहीं है, सभी अपने इको चैम्बर में है, सभी, और सब संस्था जो है वो सेक्रेसी बरतती है, और जो 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 सच है वो सिचुएशनल है, सबके लिए अपना अपना सच है। इस टाइप की सिचुएशन को इंफॉर्मेशन पोवर्टी वो कहते हैं चैट में। हु रोट द बुक, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द साइलेंट स्प्रिंग। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि ये इतना सेमिनल बुक है इन्वायरमेंटलिज्म पे कि इससे जो है एक तरह का एक सर्ज हुआ, एक मूवमेंट चला एनवायरमेंट इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का। इसको लिखा था रैचल कार्सन, वुमेन है रैचल कार्सन ने, जिसमें कि वो बताते हैं कैसे पेस्टिसाइड और जो ये सब केमिकल के चलते जो है कैसे जो है स्प्रिंग, जो धाराएं हैं पानी की, वो सूखती जा रही हैं, साइलेंट स्प्रिंग। यहाँ पे आपको मैनकर ओल्सन दिखते हैं। तो मैनकर ओल्सन की जो एक बुक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये बहुत फेमस है। ये मतलब गांव में क्या होता है, कलेक्टिव एक्शन का आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं कि ये इसका क्या मतलब डिलेमा है, जिसको जेरेथ हार्डिन भी उठाते हैं द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स में। मान लीजिए गांव के ठाकुर ने कहा, गांव के जमींदार ने कहा कि चलो शरद की पूर्णिमा है और खीर बनेगा, गांव के सभी लोग एक एक लोटा दूध जो है वो गांव में उन्होंने एक हौज बनाया और वहां एक एक लोटा दूध रात में लोग दान देंगे। और सभी क्या सोच रहे हैं कि रात का वक्त है, कौन देखेगा, सब तो दूध दे ही रहा है, तो हम एक लोटा पानी ही क्यों ना मिला दे, और सुबह में केवल वहां पानी ही पानी है, बिकॉज कलेक्टिव एक्शन है, कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा ही होता है जब कोई कलेक्टिव एक्शन ग्लोबल लेवल पे लेनी हो। एटमॉस्फेयर की रक्षा कौन करेगा, डीप सी की रक्षा कौन करेगा, स्पेस की रक्षा क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम पॉल्यूट कर देंगे। कलेक्टिव एक्शन, कॉमन जो है, मान लीजिए ग्राउंड है तो सब अपने बैल गाय को उसमें घास चरवा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि वो बंजर हो जाएगी। कलेक्टिव एक्शन की प्रॉब्लम, मैनकर ओल्सन। एंड ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स जो है जेरेथ हार्डिन इसी बात को कहते हैं। ये सब बुक जो है एनवायरमेंटल इकोसिस्टम के लिए सेमिनल बुक्स हैं। In which city was the Earth Summit 1992 held?
इनफैक्ट 1972 में कहानी शुरू होती है स्टॉकहोम में। पहला जो है स्वीडन की राजधानी में ह्यूमन समिट ऑन यूएन समिट ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, और उसके 20 ईयर्स में +20 स्टॉकहोम मनाया जाता है रियो डी जेनरो ब्राजील में, जो बहुत फेमस हो जाता है। वहां से निकल के आती है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके जो साइनिंग पार्टी थे उनकी हर साल बैठक होती, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP कहते हैं। 29th COP अभी होने वाला है। कहाँ? बाकू अजरबैजान में। 28th दुबई में हुई है। वहीं इसी रियो डी जेनरो से एजेंडा 21 निकल के आती है, जो ये एक तय करती है कि क्या 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी को करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, ये होता क्या है? न्यूक्लियर वेपन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास यदि जस्ट इतना न्यूक्लियर वेपन हो कि कोई देश हम पे अटैक ना कर सके, तो उसको क्रेडिबल, मतलब हमारे पास में ये बिल्कुल ताकत है, प्रूवन ताकत है कि हम न्यूक्लियर बम जो है वो यूज कर सकते हैं। मिनिमम हमारे पास में लेवल ऑफ आर्सेनल है, और ये डिटरेंट है, मतलब ये केवल धमकाने के लिए कि हम पे किसी तरह का अटैक मत करो, नहीं तो हम ये करेंगे। मेरा इरादा आपको एक्चुअल में इसको यूज करने का नहीं है, ये डिटरेंस है, धमकाने के लिए। सो न्यूक्लियर वेपन के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म यूज किया जाता है। यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जस्ट एडजस्ट करने के लिए। हु इज रिगार्डेड एज द एक्सपोनेंट ऑफ सोशल डार्विनिज्म, ये कल भी मैंने जब डिब्रूगढ़ की चर्चा कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन एनालाइज कर रहे थे, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। बेसिकली बायोलॉजिकल डार्विनिज्म तो आपको पता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की नेचर जो है फिटेस्ट स्पेसीज को या इंडिविजुअल को चुन लेती है। उसी तरीके से सोसाइटी जो है सोशली जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है, सोशली फिटेस्ट जो कम्युनिटी होती है उसको चुन लेती है, वही आगे बढ़ते हैं। सोशल डार्विनिज्म का यूज कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए कहा गया था, इस बेसिस पे कि वाइट कम्युनिटी जो है वो सुपीरियर है, वो फिटेस्ट है राज करने के लिए, इसलिए ब्लैक और इंडियंस, एशियन पे वो कॉलोनाइज कर रहे हैं। इसको मैच करना तो खासा आसान है। केट मिलेट लिखती हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ए का 2 से ही ये मैच हो जाती है, आगे सभी बुक को बिना किए मत जाइएगा। इसमें से बेटी फ्रेडन की जो फेमिनाइन मिस्टिक है, ये बुक से माना जाता है कि रेडिकल फेमिनिज्म या सेकेंड वेव फेमिनिज्म की शुरुआत होती है। जूडिथ बटलर यहाँ दिखती हैं, जो जेंडर ट्रबल लिखती हैं, ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट थिंकर मानी जाती है। Who wrote the book The Origin of Family, Private Property and State? Very famous book of Frederick Engel, जो अधिकतर बुक मार्क्स के साथ लिखते हैं। चूंकि यहाँ हेगल दिखते हैं, तो इनकी वन ऑफ द फेमस बुक है द फिलॉसफी ऑफ राइट, 1820 में। प्रोधन दिखते हैं, एक एनार्किस्ट थिंकर, और इनकी तो बहुत सारी बुक हैं, लेकिन यहाँ मैंने जो सबसे फेमस बुक उनकी है व्हाट इज प्रॉपर्टी, मैंने दिया है जो पियर जोसेफ प्रोधन की, जिसमें कि वो डिक्लेयर करते हैं कि प्रॉपर्टी एज ए थेफ्ट, जिसको मार्क्स ने जो है ट्वीक करके बनाया कि प्रॉफिट एज ए थेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैज कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक, और यहाँ लेनिन भी दिखते हैं, तो इनकी भी बुक मैंने एक दिया जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैज कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर जो है एक स्पेसिफिक टर्म में यूज करते हैं हैबरमास, जिन्होंने की कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी दिया है। वो पब्लिक स्पेस को एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्पेस मानते हैं जो एक आइडियल डेमोक्रेटिक स्टेट में होना चाहिए, जहां पे कि खुले तौर पे लोग जो हैं डिस्कशन करें, अपने मन की बातें कहें, बिना डर के कि उनकी बात को कोई कैसे लेगा, और सबको ये अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब कोई भी वहां अपना कर सकता है। ये पब्लिक स्पेस जो है मीडिया में हो सकती है, ये पब्लिक स्पेस यूनिवर्सिटी में हो सकती है, ये पब्लिक स्पेस टाउन हॉल में हो सकती है, ये पब्लिक स्पेस कॉमन जगह पे हो सकती है, किसी फंक्शन में हो सकती है। बिना डर के यदि ऐसा होता है तो आइडियल डेमोक्रेटिक स्टेट है। हैबरमास। 38 नंबर क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन। तो ये बुक जो है सैमुअल हटिंगटन की वेरी फेमस बुक द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जिसमें वो 3 वेव में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फर्स्ट वेव आती है 1828 से 1926 के बीच में, जिसमें यूरोप और अमेरिका के कंटिनेंट के जो हैं बहुत सारे कंट्री डेमोक्रेसी बनते हैं। फिर सेकेंड वेव आती है डीकोलोनाइजेशन के टाइम में, जिसमें इंडिया से लेकर के और घाना एंड श्रीलंका एंड मेनी अदर कंट्री जो है वो आज़ाद होते हैं, डेमोक्रेसी अपनाते हैं। और फिर थर्ड वेव आती है 1974 से प्रेजेंट, जिसमें कि अफ्रीका और
कई और एशियाई कंट्री डेमोक्रेसी बनते हैं, थर्ड वेव। लेकिन हर वेव के बाद एक रिवर्स वेव भी आती है जिसमें डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग होती है और फिर डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट बनते हैं। जैसे फर्स्ट वेव के बाद जब फासिज्म आती है तो बहुत सारे कंट्री, इटली, जर्मनी, वो फासिज्म की तरफ चले जाते हैं, टोटलिटेरियन स्टेट बनते हैं। सो सैमुअल हंटिंगटन, Which thinker had first used structural functionalism to analyze Indian politics? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि चैलेंज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी दोनों ने इसको किया। कौन पहले कौन बाद ये कोई तरीका नहीं है कि इसको हम जाने तो इसको चैलेंज किया, बट जानना चाहिए कि इन दोनों ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को एज ए अप्रोच यूज किया। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक्चुअली जो शुरुआत होती है पॉलिटिकल साइंस में, वो एलिमेंट एंड पावर लेके आते हैं, और एक्चुअली वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं टैलकट पार्सन से, जो एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी थी जिसपे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेस्ड है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? इसके बारे में तो कितना मैंने अभी बता दिया, इमैनुअल वॉलस्टीन। दूसरी बार पूछा जा रहा है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है 1 जनवरी 1995 को, जो उरुग्वे राउंड जो गैट का था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि एक यूएन की संस्था है, जिनेवा बेस्ड। इसी का नया अवतार जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अलग है, इस मायने में कि ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये ब्रेटन वुड्स संस्था कहलाती है, ब्रेटन वुड्स। क्यों? क्योंकि 1944 में ब्रेटन वुड नाम के शहर हैम्पशायर में है, यूएसए में, एक कई कंट्री, 44 कंट्री मिलते हैं और वहाँ मंथन करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो इकोनॉमिक गवर्नेंस होगी उसमें वो 3 संस्था का जिक्र करते हैं कि ये बनाएंगे, जिसमें से 2 तो बन गई, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तीसरी जो थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कभी सामने आ नहीं पाई। तो हुआ क्या कि जीएटीटी जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ और ट्रेड, जो यूएन की संस्था थी, वही ये काम थोड़ा बहुत करती रही। बाद में उसको 1 जनवरी 1995 में उसका नया अवतार जन्म लेता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी भी जिनेवा से काम करती है। विच स्टेट ज्वाइन द सार्क एज द लास्ट मेंबर? अफगानिस्तान करता है जो 8वां सार्क मेंबर 2007 में, हम लोग सब इसको जानते हैं। हु टर्म्ड कौटिल्याज अर्थशास्त्र एज ट्रूली रेडिकल मैकियावेलिज्म? मतलब कि ये मैकियावेली का भी रेडिकल फॉर्म है, मतलब मैकियावेली भी शर्मा जाए, इस तरह से शायद सार्किज्म के तौर पे मैक्स वेबर ने कहा था। तो ये तो एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि इतने अब एग्जाम में आ चुका है कि ये एक घिसा पिटा क्वेश्चन बन गया है। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल थ्योरी? मेरी वीडियो कंस्ट्रक्टिविज्म पे जरूर देखिए, उसमें मैंने अलेक्जेंडर वेन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो ये इसके पिता माने जाते हैं। इनकी जो कुछ यहाँ पे एक बुक और एक आर्टिकल में जिक्र कर रहा हूँ, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999, अलेक्जेंडर वेंट, और एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, अलेक्जेंडर वेंट। अब मैं यह समझा नहीं रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिविज्म को उस वीडियो से देख लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन? कार्ल पोलानी, ओके, कार्ल पोलानी। ये बहुत ही फेमस थिंकर हैं और जिन्होंने नॉलेज मैनेजमेंट पे काफी कुछ लिखा है, उनकी ये बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जोहान पी ओल्सन दिखते हैं, जो मार्क एंड ओल्सन के साथ हमेशा आते हैं। मार्क एंड ओल्सन जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, गार्बेज केन मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक बुक दोनों ने मिलकर लिखी थी, मार्क एंड ओल्सन ने, रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। यहाँ कार्ल फ्रेडरिक दिखते हैं, जो मेरे अनुसार से के नहीं होकर सी होना चाहिए, कार्ल फ्रेडरिक। कार्ल फ्रेडरिक जो हैं ये बुक के लिए जाने जाते हैं, टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी 1956। हु रूल्स इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट? जब आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जब किसी स्टेट में एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट, यदि उस स्टेट का राजकाज कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलाना मुश्किल हो जाए तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो प्रेसिडेंट के हाथ में सत्ता आ जाती है। प्रेसिडेंट अपने से तो कुछ करते नहीं, इसका मतलब सत्ता प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आती है। प्राइम मिनिस्टर भी अब दिल्ली से बैठ कर तो शासन करेंगे नहीं, तो गवर्नर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट जो है रूल करते हैं स्टेट को विद द हेल्प ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द स्टेट। द पार्टी फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक अभी जो जो लेफ्ट
वहाँ पे कोलिशन है वेस्ट बंगाल में, वामपंथ कोलिशन, उसके जो है एक धड़ा है फॉरवर्ड ब्लॉक, छोटी सी पार्टी। द मेन फोकस ऑफ द दोहा राउंड ऑफ WTO, दोहा राउंड WTO की एक तरह से जैसे बालू में जाके धंस जाती है कोई कार, उसी तरीके से है, क्योंकि ये WTO की ये जो निगोसिएशन है दोहा राउंड की, चली जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री जो है वो आमूल चूल, मतलब कि एकदम जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज चाहते हैं वर्ल्ड के ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर में। कैसे ट्रेड हो, डेवलपिंग कंट्री को कैसे उसमें जगह मिले, सब्सिडी का क्या होगा, एग्रीकल्चर का क्या होगा, पेस्टिसाइड का क्या होगा, इस तरह की बातें जो हैं वहाँ पे हो रही हैं, और वो उसका कोई रास्ता निकलता दिखता नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है कि ये किस पे फोकस्ड है। ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड के इशू पे ये जो है फोकस्ड है, और चूंकि डेवलपिंग कंट्री का वजन बढ़ता जा रहा है, और चूंकि WTO में डिसीजन सारे जो है सहमति से ही लिए जा सकते हैं, कंसेंसस कोई यहाँ मेजोरिटी वोट नहीं होते, इसलिए दोहा राउंड एक तरीके से धंसा हुआ है बालू में धसी हुई कार। हाउ इज द पावर डिस्क्राइब्ड इन रियलिस्ट अप्रोच, रियलिस्ट अप्रोच में पावर जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होती है। पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने पावरफुल हो, इन कंपैरिजन टू योर कंपिटिटिव स्टेट आप कितने पावरफुल हो, इसको जो है इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा, और मैंने कोशिश की कि हर ऑप्शन को, कुछ क्वेश्चन छोड़ दे तो मैंने हर क्वेश्चन के ऑप्शन को टच किया, और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये 50 क्वेश्चन का पेपर है, जो मैं हमेशा जिसको मैं क्यूट मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी इसको प्रिपेयर किया। एक बार फिर से अमीर कुरे को थैंक्स जिन्होंने ये पेपर भेजा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को पता होना चाहिए एज बीइंग ए पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी मेंबर कि जो सब्सक्राइबर अभी फिगर है वो 140 और 150 के बीच में चल रही है, तो 1,50,000 मैं कहना चाहूँगा, तो 1,50,000 यदि आप थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ी फैलाएंगे, यदि आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, यदि इसको अपने कॉलेज में, अपने जूनियर को, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली फ्रेंड को, अपने कहीं किसी ब्लॉग में, कहीं कोरा पे, कहीं पे यदि आप व्हाट्सएप पे, कहीं टेलीग्राम पे यदि आप कहेंगे कि सर की एक चैनल है, तो इससे ही बात फैलती है। ये आप तो कर ही सकते हैं एज ए मैटर ऑफ फन, इफ़ यू रियली बिलीव कि ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और यदि आप CUET PG 2025 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए खबर है कि 1 अक्टूबर 2024 से वो बैच शुरू हो गया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग। और यदि आप नेट, JRF, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, RPC ये सब एग्जाम, जॉब ओरिएंटेड देना चाहते हैं, तो उसकी बैच मैं पहले 1 अगस्त से शुरू करने वाला था, लेकिन अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अब वो एग्जाम डिले हो गई है, जून साइकिल। लेट इट बी फिनिश, देन हम लोग डिसाइड करेंगे। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के। और यस, यू आर मोस्ट वेलकम, यदि कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसके पेपर को भेजें, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको एनालाइज करने का। ओके देन, मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव नाइस टाइम, टेक केयर, बाय।